औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात चल निकली थी एक बोनाफाइडी परचेज़र की प्रोटेक्शन की, जो कि सेक्शन 41 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की ज़रूरियात को पूरी करते हुए अगर बोनाफाइडी परचेज़र ने ऑस्टेंसिबल ऑनर से मुंतकली का मुआहदा किया है और उसमें जो रियल ऑनर है उस प्रॉपर्टी का, उसकी रजामंदी शामिल है इम्प्लॉयडली या एक्सप्रेसली, और मुआहदा जो है वो विद रीज़नेबल कंसिडरेशन है और विद रीज़नेबल केयर जो है ख़रीदार ने नेक नीयती से पूरी छानबीन करते हुए आफ्टर रीज़नेबल केयर एंड इंक्वायरी वो मुआहदा किया है और मुंतकली जो प्रॉपर्टी की है वो ऑस्टेंसिबल ऑनर ने की है। तो ऐसी सूरत में जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है ऑस्टेंसिबल ऑनर के ज़रिए वो मौसर होगी। और क्योंकि सेक्शन 41 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तमाम जो एसेंशियल्स हैं वो तो पूरे हो गए हैं, इस तरह से बोनाफाइडी परचेज़र को मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ तो मिल जाता है और कोई बंदा उसके हकूक़ को इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 41 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 जो है वो उसको चैलेंज तो नहीं कर सकता है। उसके बाद हमने बात की 1974 SCMR पेज 657 की कि एक बोनाफाइडी परचेज़र ने प्रॉपर्टी ख़रीदी तो पता चला कि प्रॉपर्टी का जो अंदराज है वो ऑस्टेंसिबल ऑनर के हक़ में महकमा माल में भी नहीं था और कोई ऐसी शहादत पेश नहीं की गई थी जिससे ये ज़ाहिर होता हो कि जो ट्रांसफ़र है वो ट्रांसफ़री को बाकायदा तौर पर जो ऑस्टेंसिबल ऑनर था वो एम्पावर था या उसके पास अथॉरिटी थी कि वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता। इसलिए ख्वाह ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में रीज़नेबल कंसिडरेशन का मामला भी आ गया और तमाम इंग्रेडिएंट्स अगर सेक्शन 41 के पूरे हो रहे थे तो फिर ये तय कर दिया गया इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि जब एक बोनाफाइडी परचेज़र ने ये तमाम इंग्रेडिएंट्स को मद्देनज़र रखते हुए प्रॉपर्टी विद रीज़नेबल कंसिडरेशन ख़रीदी है तो उसका हक़ है और कानून उसको प्रोटेक्शन देगा। लेकिन बाज़ एक्सेप्शंस जो हैं वो भी मौजूद हैं और यानी तहफ़्फ़ुज़ मज़जाज़ बाज़ सूरतों में वो नहीं होता है और बाज़ ऐसे चैलेंजेस होते हैं, ऐसे वाक़यात हैं, ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं, हर केस में डिफरेंट हैं, आपको पता है, जिनके रूनमा होने की सूरत में जो ख़रीदार है वो ऑस्टेंसिबल ऑनर से मुंतकली की सूरत में ख्वाह वो अपने आप को बोनाफाइडी परचेज़र तो कहता है लेकिन वो इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 41 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 जो प्रोटेक्शन दी गई है बोनाफाइडी परचेज़र को उसके एम्बट में फॉल नहीं करता है। और इसके ऊपर एक लैंडमार्क जजमेंट है 1970 SCMR पेज 657। अब ये एक बड़ा चैलेंज जो है इसकी प्रोटेक्शन बोनाफाइडी परचेज़र की, उसके हवाले से मैं समझता हूँ थोड़ा सा पेचीदा मामला है, लेकिन इस तरह से है, मसलन फ़र्ज़ कर लें कि एक मकान है डिस्प्यूटेड और वो मकान जो है वो अंडर मॉर्टगेज है और उस अंडर मॉर्टगेज प्लॉट जो मकान है उसकी मालियत के और उसके जो टाइटल डीड्स हैं वो मॉर्टगेजी के सुपुर्द कर दिए गए हैं और उसे बाद में एक तीसरे पार्टी के पास फ़रोख्त कर दिया गया है। अब मॉर्टगेजी ने मॉर्टगेज मनी की बाज़याबी के लिए मकान फ़रोख्त करने का दावा दायर कर दिया, तो जो थर्ड पार्टी थी उसने सेक्शन 41 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत प्रोटेक्शन टू द बोनाफाइडी परचेज़र का तहफ़्फ़ुज़ मांग लिया कि भाई मुझे नहीं पता था कि ये मॉर्टगेजर ने मॉर्टगेजी को मॉर्टगेज मनी की बदले में प्रॉपर्टी तो मॉर्टगेज है, अब मैं तो एक इन द रियल सेंस एक ऐसा बंदा हूं जो कि बोनाफाइडी परचेज़र हूं और मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं है
और सेक्शन 41 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की तहत जो प्रोटेक्शन बोनाफाइडी परचेज़र को मिल सकती है ऑस्टेंसिव बलानर के हवाले से वो मुझे मिलनी चाहिए। और उसने बाकायदा तौर पर ये उज़र ले लिया कि जो महकमा माल के कागज़ात हैं वो इस बात की शवाहद मौजूद है कि माल जो मकान का मालिक है वो फ़रोख्त कनिंदा ही था और किसी तौर पर भी वो मकान जो है वो किसी भी चार्ज से मुबर्रा है। जब पटवारी को पैसे दिए तो उसने लिख दिया जनाब के किसी कोई बार ना है इस प्रॉपर्टी के ऊपर। अब इस हवाले से जब ये मामला आएगा तो चूँकि ये मकान शहरी जायदाद गैर मनकूला की सूरत में है, इसलिए तहकीकात जो है महज महकमा माल के कागजात तक जो है महदूद नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि रीज़नेबल केयर का ये मुतालबा है और ये मुतकाजी है इस ये चीज़ कि बोनाफाइडी परचेज़र को चाहिए था कि उसे वसी तर अपनी इंक्वायरी करता और वसी तर मलकियत के टाइटल के डॉक्यूमेंटेशन, उसकी जो अगर बार था कहीं पे कोई किसी किस्म की मॉर्टगेज थी तो वो उसको उस तक जो है उसको पहुंचना चाहिए था, क्योंकि मुश्तरी होशियार बाश जो है कीवियन टेम्पटर की जो डॉक्ट्राइन है वो प्रिवेल करेगी। और इस तरह का जब मामला आ जाएगा ना तो फिर बोनाफाइडी परचेज़र को सेक्शन 41 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत ना साहिब कोई जो है वो रिलीफ अगर हम कहें ना कि मिल जाए और वो प्रोटेक्शन के अंदर आ जाए तो मैं नहीं समझता कि उसको बोनाफाइडी परचेज़र के तौर पे कोई रिलीफ मिलेगा। इस बात को 2014 SCMR पेज 33 में और 2000 CLC पेज 1858, 1999 YLR पेज 2687 में, 1999 CLC पेज 296 और 1999 SCMR पेज 2874 और 1994 MLD पेज 1509, 2003 SCMR पेज 1498 और इस हवाले से 1989 SCMR पेज 651 और 1984 SCMR पेज 1454, 1989 CLC पेज 1819 है और 1989 CLC पेज 705, 1983 CLC पेज 51 जो है वो इस हवाले से मैं गाइडलाइन दे देता है। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक लैंडमार्क जजमेंट है 2010 SCMR पेज 10 है और 2010 SCMR पेज 18 है और 1984 और 1982 CLC पेज 190 और 2006 CLC पेज 902, 1995 CLC पेज 1394 जो है वो इस हवाले से हमें यही बात जो है वो गाइडलाइन इस हवाले से हमें दे देता है। अब साहिब हम देखते हैं कि अब बोनाफाइडी परचेज़र ने प्रॉपर्टी विद तो नेक नीति से खरीदी है ऑस्टेंसिव बलानर से, लेकिन क्या बोनाफाइडी परचेज़र को चैलेंज भी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? अब मामला तो थोड़ा सा गंभीर है साहिब, लेकिन चूँकि क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो जाता है और वो फ़र्द चूँकि मालकाना हकूक़ हासिल कर गया नेक नीति के साथ, तो अब कोई ऐसा मामला अब कैसे ऐसे सर्कमस्टांसेस भी पैदा हो जाते हैं कि बोनाफाइडी परचेज़र को भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और उसके हक राइट्स जो हैं उनको यकीनन कोर्ट ऑफ लॉ जो है उसके अंदर हम चैलेंज कर सकते हैं। अब इस हवाले से सर्कमस्टांसेस को हम फर्दन देखते हैं। सबसे पहला जो सर्कमस्टांसेस में जो बात सामने आती है वो ये ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर देन ऑनर, यानी अगर गैर मालिक की तरफ से ट्रांसफ़र की गई है ना तो फिर बोनाफाइड परचेज़र जो है उसको हम चैलेंज कर सकते हैं और वो सेक्शन 41 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी 1882 के एम्बट में नहीं फॉल करता है। यानी नेक नीयत खरीदार तो वो पिट मरेगा कि मैं बोनाफाइडी परचेज़र हूँ, लेकिन वो इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 41 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को चूँकि पूरा नहीं कर रहा तो इसके हकूक़ को चैलेंज किया जा सकता है। अगर इसके जायदाद किसी ऐसे शख्स ने मुंतकिल की हो जिसको इस किस्म की मुंतकली का कतई सूरत कोई हक नहीं था और वो जायदाद का हकीकी मालिक ही नहीं था, रियल ऑनर तो था नहीं, और ऐसी सूरत में हो सकता है जबकि आपको पता है ऑस्टेंसिबल ऑनर या उस प्रॉपर्टी का आर्जी कब्जा रखने वाले शख्स ने जायदाद धोखे और फरेब से अपने नाम लगवा के तो बाद में क्या किया, रियल ऑनर को पता भी नहीं है और प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी है।
उसके बाद दूसरा सरकमस्टांस जो हमारे सामने वाक़या आता है ना, वो ऐसा है कि अगर हकीकी मालिक को नज़रअंदाज करते हुए बोनाफाइड परचेज़र ने प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली है, तो रियल ऑनर को नज़रअंदाज करना जो है वो उस बोनाफाइड परचेज़र को के राइट्स को चैलेंज करने के लिए इनफ है, और सेक्शन 41 ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के एम्बट से वो बाहर निकल जाता है। और अगर ख़रीदार को ये इल्म है कि जिस जायदाद को वो ख़रीदना चाह रहा है या ख़रीद रहा है वो किसी और शख्स की मलकियत है और उसके मालकाना हकूक़ किसी और शख्स को हासिल है, अब मामला आएगा रियल ऑनर का कि वो कौन है। ये जानने के बावजूद भी कि अगर जो ख़रीदार है वो बोनाफाइड परचेज़र को नज़रअंदाज कर दे कि असल मालिक कोई और है, मैं दूसरे से ख़रीद रहा हूँ, और जायदाद बेचने के बारे में उसकी मर्ज़ी रियल ऑनर के पास ही नहीं वो जा रहा, तो चूँकि अब वो बाहर बाला बाला मामलात कर रहा है, ख्वाह ऑस्टेंसिबल ऑनर से वो प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है, लेकिन वो एक बड़ी मिस्टेक की है उसने कि उसने उस प्रॉपर्टी के रियल ऑनर को नज़रअंदाज कर लिया है। अब देखिए कि एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कि रियल ऑनर के इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली रजामंदी के बगैर जब भी प्रॉपर्टी बोनाफाइड परचेज़र ने ख़रीद ली है तो ऐसी बोनाफाइड जो ख़रीदार है उसके हक़ को कभी भी तस्लीम नहीं किया जा सकता, और चैलेंजेबल है वो, ख्वाह उस जायदाद का ख़रीदार जो है वो बोनाफाइड परचेज़र कितनी ज़्यादा नेक नीति नेक परहेज़गार टोपी शोपी पा के भी खरीदे, फिर भी साहिब कोई फ़ायदा नहीं है उसको। इस हवाले से साहिब 1984 SCMR पेज 1027 है, और PLD 2011 पेशावर हाई कोर्ट पेज 228, और 1983 SCMR पेज 168, और 1984 CLC पेज 1636, 1993 MLD पेज 1207 है, 2004 MLD पेज 376, और 1994 SCMR पेज 2087, PLD 2004 लाहौर हाई कोर्ट पेज 255, 2004 CLC पेज 162, 2004 MLD पेज 620, 2004 SCMR पेज 1530 जो है ये हमें बड़े अच्छे अंदाज से गाइडलाइंस फ्राहम कर रही थी। उसके बाद फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नॉन पेमेंट ऑफ रीज़नेबल मनी, यानी प्रॉपर्टी तो करोड़ रुपए की होती है, ख़रीदी उसने 2 लाख में होती है, कि अगर ख़रीदार ने जायदाद की असल कीमत अदा नहीं की बल्कि असल कीमत से काफ़ी कम कीमत के ऊपर जायदाद का सौदा कर लिया है, और जायदाद उसने औने पौने दामों में ख़रीदी है, लेकिन कहता वो यही है, हाजी साहब यही कहते हैं जी कि मैंने ख़रीदी है औने पौने है, लेकिन भाई मैं बोनाफाइड परचेज़र ही हूँ, और इस जायदाद का माकूल मुआवजा उन्होंने दिया नहीं है। अगर कोई मामला कुछ दिया दिलाया भी है तो लाया बाज़ का काम लेते रहे हैं, और भैया इस तरह का जब भी कोई हालात वाक़यात सामने आ जाएं इस तरह की ट्रांजैक्शन में, तो याद रखिएगा कि अगर रीज़नेबल मनी रीज़नेबल कंसिडरेशन नहीं ना दी गई तो फिर ये बोनाफाइड परचेज़र की प्रोटेक्शन के लिए बिल्कुल फैटल है, और ये चीज़ जो है उस बोनाफाइड परचेज़र के राइट टू प्रॉपर्टी की जो प्रोटेक्शन है उसको चैलेंज करने के लिए इनफ है। इस हवाले से PLD 2003 सुप्रीम कोर्ट पेज 899, 2003 CLC पेज 1391, 1989 MLD पेज 4823 है, और 2004 MLD पेज 376, 1984 SCMR पेज 1027, 1993 MLD पेज 195, और 2003 CLD पेज 888, और 2007 MLD पेज 1468, और 2011 CLC पेज 1314, और PLD 1991 सुप्रीम कोर्ट पेज 391, 2006 SCMR पेज 25, और PLD 1996 लाहौर हाई कोर्ट पेज 483, और इसी बात को अगर हम मज़ीद देखना चाहें तो 2003 PTD पेज 960, और इसी बात को 2003 CLD पेज 888, NLR 1985 CLJ पेज 19, और 1981 लॉ नोट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, पेज है 305, और इसी बात के ऊपर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है, PLD 2004
सुप्रीम कोर्ट पेज 108। और मजीद इस पे अगर आप देखना चाहें तो PLD 1990 सुप्रीम कोर्ट पेज 1 भी इसी हवाले से काफ़ी हद तक कुछ गाइडलाइंस जो है फ्राहम कर देता है। उसके बाद फिर चौथी चीज़ है प्रूफ ऑफ बोनाफाइड इंटेंशन की एक मामला सामने आ जाता है कि जायदाद के खरीदने में खरीदार की किसी किस्म की कोई बदनीयती शामिल अगर नहीं थी और उसने नेक नीति से सौदा किया था। अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ भी बोनाफाइड परचेजर के ऊपर ही है, क्योंकि बोनाफाइड परचेजर को अपनी बोनाफाइड इंटेंशन जो है वो साबित करनी है और उसको अपने तर्ज अमल से ये साबित करना पड़ेगा कि उसने जायदाद की बाबत तमाम मलकियत के हकूक नहायत विद ड्यू केयर नेक नीति के साथ अपने नाम मुंतकिल करवाए हैं। और अगर किसी किस्म का कोई लकूना रह गया ना साहिब, तो उसका ये तर्ज अमल जो है वो बोनाफाइड की जगह पे मैलाफाइड में चला जाएगा और बदनीयत हो जाएगा वो, और उसी एक एलिमेंट ऑफ मैलाफाइड इंटेंशन की बिना पे आप बोनाफाइड परचेजर का जो राइट ऑफ प्रोटेक्शन प्रॉपर्टी है ना, उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर कंसेंट ऑफ रियल ऑनर का मामला आ जाता है कि ऑस्टेंसिबल ऑनर से प्रॉपर्टी खरीदी है और यानी उसको इत्मीनान हो जाए कि जायदाद को फ़रोख्त करने की इजाज़त असल मालिक ने दे रखी है और ये फ़रोख्त हक जो रियल ऑनर है उसकी रजामंदी से हो रही है, ख्वाह वो इम्प्लाइडली है या एक्सप्रेसली है। और जायदाद खरीदने के बाद ये इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली कंसेंट जो है ऑफ रियल ऑनर ये उसको प्रूव करनी पड़ेगी बोनाफाइड परचेजर को कि जायदाद को फ़रोख्त करने के लिए जो रियल ऑनर था उसने इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली रिटर्न या अनरिटर्न कोई रजामंदी उसने दी थी। और इस बाबत वो अगर कोर्ट ऑफ लॉ में ये साबित नहीं कर पाता कि भाई कंसेंट किस तरह से रियल ऑनर दी, तो उसकी नेक नीति मशकूक हो जाएगी और नेक नीति सारी मैलाफाइड इंटेंशन में फाल कर जाएगी। और अलबत्ता इस हवाले से हमने सुबह भी बात की कि सेक्शन 14 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है उसकी प्रोविजन को हमें देखना पड़ेगा कि भाई क्या जो आज़ादाना रजामंदी है उसका आंसर उस इम्प्लाइडली एक्सप्रेसली जो रजामंदी उसमें शामिल है या नहीं था। इस हवाले से साहिब NLR 1985 CLJ पेज 19 और PLD 1990 सुप्रीम कोर्ट पेज 1, PLD 2006 सुप्रीम कोर्ट 84 और इसी बात के ऊपर PLD 2001 सुप्रीम कोर्ट पेज 401, PLD 1994 सुप्रीम कोर्ट पेज 245 और PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट पेज 433 और 1999 SCMR पेज 2015, 2010 SCMR पेज 18 जो है ये हमें काफ़ी इस हवाले से गाइडलाइंस कुछ फ्राहम कर देता है। अब उसके बाद ट्रस्ट ऑन ऑस्टेंसिबल ऑनर जो है ये भी एक अहम एलिमेंट है जो कि बोनाफाइड परचेजर ने साबित करना है, अदरवाइज उसका जो प्रोटेक्शन है वो सेक्शन 41 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के एम्बट से निकल जाएगी और उसकी जो नेक बोनाफाइड परचेजर है उसका राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको चैलेंज किया जा सकता है। यानी बिला तहकीक ऑस्टेंसिबल ऑनर पर मुकम्मल यकीन और इत्मीनान करना जो है, चूँकि ऑस्टेंसिबल ऑनर इस तरह अंधाधुन इत्मीनान करना जो है बोनाफाइड परचेजर के हक़ में ख़तरनाक साबित हो सकता है। और बिल्कुल उस तरह से उसने रीज़नेबल केयर के साथ और रीज़नेबल इंक्वायरी करनी है उस ऑस्टेंसिबल ऑनर की उस प्रॉपर्टी के राइट्स के हवाले से कि क्या वो वाकई ये सारे इंतज़ाम इंसराम जो संभाला हुआ है उस प्रॉपर्टी का ऑस्टेंसिबल ऑनर ने, तो क्या वो प्रॉपर्टी को सेल आउट करने का भी इख्तियार रखता है या नहीं रखता है। और उसको चाहिए कि वो ख़रीदो फ़रोख्त के तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन है, जायदाद की तमाम जो रिकॉर्ड है, बल्कि गिरदो नवाज से भी वसीनिटी जो है गिरदो नवा वहाँ से भी पूछे बगौर उसको प्रूडेंट माइंड के साथ उसका मुतालिया उसका मुआयना करे। और अगर वो ऐसा नहीं उसने किया और उसने वहाँ पे अनरीजनेबल केयर या
इंडोलेंट अपने आप को साबित कर लिया, या फिर मामला इसी तरह योगा का कीवी एंड टेम्पटर जो है मुश्तरी होशियारबाज सामने प्रिवेल कर जाता है, और उसकी बिना पर सामने बात आ जाती है कि ये किस तरह का नेक नीयत ख़रीदार था कि जिसने तहकीक भी नहीं की, और उसके देन इसी बुनियाद के ऊपर जो है उसका जो प्रोटेक्शन है जो सेक्शन 41 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 उसको दे रही है, उसके एम्बट से वो बिल्कुल बाहर निकल जाता है, और उसके हक को चैलेंज किया जा सकता है बोनाफाइड परचेसर के हक के मलकियत को। इस बात के ऊपर अगर आप मज़ीद देखना चाहें तो 2007 CLC पेज 1929 है, 2011 SCMR पेज 837 और 2007 SCMR पेज 459 और 2015 YLR पेज 1475, PLD 2004 सुप्रीम कोर्ट पेज 801 इस हवाले से हमें गाइडलाइंस फॉर्म कर देती है। तो दोस्तों, बोनाफाइड परचेजर के जो राइट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी है उसको हम किस तरह से कोर्ट ऑफ लॉ में किन किन सर्कमस्टांसिस के तहत किन किन ग्राउंड्स की बिना पर क्या क्या जवाब पेश करके उसको चैलेंज कर सकते हैं, और नेक नीयत ख़रीदार को हम बदनीयत ख़रीदार कैसे साबित करना है, इस हवाले से कुछ गपशप थी। मैंने कहा सब दोस्तों से करते हैं, कोर्ट में जाने का तो हो गया है, दोबारा मिलते हैं। थैंक, अल्लाह हाफिज़।